दोस्तों मेरा नाम मनोज। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ज्ञान लर्निंग। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप लास्ट तक देखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और लास्ट में आपके जो भी सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज और करंट कोसाइन। वोल्टेज एंगल के बीच के जो कोसाइन होते हैं उसको पावर फैक्टर बोलते हैं। पावर फैक्टर जो है ना, पावर इक्वल टू द √3 VI cos फाई। ये पावर फैक्टर cos फाई को ही पावर फैक्टर बोलते हैं। या यदि सिंगल फेज की यदि बात होगी तो VI cos फाई। किसी भी इंडस्ट्री में या ट्रांसमिशन लाइन में कहीं ना कहीं जो है ना हमारे लोड होते हैं, या तो इंडक्टिव हो सकता है या कैपेसिटिव होता है या फिर रेसिस्टिव हो सकता है। इंडक्शन मोटर है, फैन है, ये सब सारे इंडक्टिव लोड के नेचर के होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पावर फैक्टर यूनिटी का मतलब क्या होता है। यूनिटी मतलब 1 या 0.99 अप्रॉक्स 1 के बराबर। रेसिस्टिव लोड में क्या होता है कि जब हमारे सोर्स में हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है या कोई भी इंडस्ट्री है, जब हमारे लोड जो है ना रेसिस्टिव नेचर का जब हो तो उस कंडीशन में हमारे करंट का, वोल्टेज का और करंट का जो वेव फॉर्म है उस सेम टाइम में जो है ना टाइम लाइन को क्रॉस करता है। तो जिस कारण जो हमारे जो वेव फॉर्म बनते हैं ये कॉस दोनों के बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में जो जीरो है और कॉस 0 डिग्री इक्वल टू होता है 1, जिस कारण हमारा यूनिटी पावर फैक्टर होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव एक्सिस हो गया वोल्टेज और करंट का, ये निगेटिव एक्सिस हो गया वोल्टेज और करंट का। जैसे ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से ये चलते रहता है। ये तो ये हो गया डायग्राम, ये 230 वोल्ट हो गया। अब इससे बात करते हैं वोल्ट, जहाँ पर जैसे वोल्टेज एंड करंट साइनसोडियल वेव सेम टाइम कट टू द टाइम लाइन देन इट इज कॉल्ड यूनिटी पावर फैक्टर। मतलब ये हुआ कि वोल्टेज और करंट साइनसोडियल वेव, वोल्टेज और करंट साइनसोडियल वेव जब सेम टाइम में, जब जो है कि टाइम एक्सिस को, टाइम लाइन एक्सिस को जब ये कट करेगा तो तब हमारा पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा पावर फैक्टर। अब हम बात करते हैं पावर फैक्टर इक्वल टू होता है √3 VI cos फाई। अब इसका मान जब ये 1 हो जाएगा तो हमारा पावर फैक्टर जो है ना मैक्सिमम हो जाएगा ये, ठीक है, जो cos 0 बराबर 1 हो। कि हमारा लैगिंग पावर फैक्टर कब होता है। लैगिंग पावर फैक्टर कब होता है, जब हमारे जैसे सपोज जैसे ये लोड है, लोड में हमारा रेसिस्टिव नेचर का तो है ही, लेकिन साथ में जब इंडक्टिव लोड हमारा सपोज है प्लांट में बहुत सारे, जैसे इंडक्टिव लोड है, ये इंडक्टिव लोड है और कुछ कैपेसिटिव लोड है। तो इंडक्टिव लोड के कारण हमारा जो पावर होता है बहुत ज़्यादा लॉसेस होता है, करंट भी ज़्यादा लगता है और वोल्टेज भी ठीक नहीं रहने देता है इंडक्टिव लोड की वजह से। इसलिए क्या होता है कि अब केवल इंडक्टर और कैपेसिटिव, इंडक्टर लोड या रेसिस्टिव लोड यदि रहेगा उस कंडीशन में हम आप पहले वेव फॉर्म देखेंगे कि वेव फॉर्म क्या होता है। कि सबसे पहले क्या होता है कि ये फाई एंगल से, चूँकि जितना ये इंडक्टिव लोड ज़्यादा हो उतना फाई एंगल आगे शिफ्ट होता चला जाएगा। सपोज जैसे 1 लगा हुआ है तो ये इतना फाई एंगल है, यदि इसमें यदि इंडक्टिव लोड यदि बढ़ा देगा तो ये और शिफ्ट हो जाएगा। तो ये फाई एंगल से, सपोज जैसे ये वोल्टेज डायग्राम, वोल्टेज वेव फॉर्म ये है, वोल्टेज वेव फॉर्म ये है और ये करंट वेव फॉर्म है। अब ये दोनों को जैसे ये एक यहीं से शुरू होना चाहिए और यहीं पे और यहाँ पे कटना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये फाई एंगल जो है आगे शिफ्ट हो गया। फाई एंगल शिफ्ट हो जाने के कारण ये जो टाइम लाइन का जो है ना अलग अलग टाइम पे काटा है। जैसे ये यहाँ पे पहले काट दिया वोल्टेज का वेव फॉर्म और करंट का वेव फॉर्म आगे शिफ्ट हो गया फाई एंगल से। तो ये जितना जो फाई एंगल आगे शिफ्ट हो गया, जिस कारण जो है ना वोल्टेज का फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो जाता है, लॉसेस बढ़ जाते हैं और इसके बाद जो है ना करंट भी ज़्यादा लेने लगता है, जिस कारण इंडस्ट्री लेवल पे जो है ना पेनल्टी ठोक देता है बिजली बिल में। तो जिस कारण जो है ना ये पावर फैक्टर मेंटेन है। इस कंडीशन में लॉसेस बढ़ गया और इक्विपमेंट्स भी हीटिंग ज़्यादा होने लगता है। इसका यदि हम फेजर डायग्राम यदि देखेंगे तो ये वोल्टेज हो गया और ये करंट ये है, फाई एंगल से ये नीचे हो गया। इसका कोसाइन एंगल जो है ना, अब ये बीच में कुछ ना कुछ एंगल हो गया। अब कॉस सपोज जैसे 45 डिग्री हो जाएगा ये, तो 1/√2 हो जाएगा इसका। तो जिस कारण ये इतना तो कम आ गया, मतलब 0.7 के अप्रॉक्स यदि आता है
0.7 इसका आता है, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, उतना हमारा नीचे शिफ्ट हो गया। इसका मतलब क्या है, करंट फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया। करंट पहले यहाँ से शुरू होना चाहिए, यहाँ से शुरू, टाइम लाइन यहाँ से पे कट करना चाहिए, लेकिन आगे कट कर दिया। इसको लैगिंग पावर फैक्टर बोलते हैं इसको। इसका मतलब एक करंट का जो साइनसोडियल वेव है वो आगे शिफ्ट हो गया, करंट का साइनसोडियल वेव। अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया आपका पावर फैक्टर लैगिंग के कंडीशन में। जब लैगिंग पावर फैक्टर का हम और देख लेते हैं, व्हेन करंट साइनसोडियल वेव शिफ्ट टू फॉरवर्ड, ये उसी बात को हमने लिखा है, फाई एंगल, देन इट इज कॉल्ड लैगिंग पावर फैक्टर। जब हमारा जो लोड का जो साइनसोडियल वेव का करंट का साइनसोडियल वेव जब हमारा फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है कुछ एंगल से, अकॉर्डिंग टू लोड पे डिपेंड करता है फाई एंगल, देन इट इज कॉल्ड लैगिंग पावर फैक्टर। नीड टू मिनिमाइज, अब इस चीज़ को कम करने के लिए जो है ना, या तो मिनिमाइज करके या कम से कम एंगल बने या 0 डिग्री लेके आ जाए वोल्टेज और करंट के बीच का पावर लॉसेस, ताकि हमारा फैक्टर जो है पावर फैक्टर 0.990 हो सके या यूनिटी हो सके। अब हमारा पर्पस रहता है इंडक्टिव लोड को ख़त्म करने के लिए हमारा जो करंट का जो वेवफॉर्म है उसको पीछे शिफ्ट करें। इंडक्टिव की वजह से जो ये आगे शिफ्ट हो गया था वेवफॉर्म करंट का, अब हम ऐसा कुछ लगाएं ताकि हमारा जो वेवफॉर्म है आगे नहीं शिफ्ट होकर के ये पीछे हो जाए, जितना आगे गया उतना पीछे हो जाए। तो ऐसा, तो सो दैट वी कैन यूज कैपेसिटर, मतलब वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटर का यूज करवाए। व्हेन आवर इलेक्ट्रिकल सर्किट इंडक्टिव लोड इंक्रीज देन करेक्शन वेव शिफ्टिंग फॉरवर्ड। यदि हमारे इसको ठीक करने के लिए, हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए, ठीक करने के लिए हमें कैपेसिटर की सहायता लेना पड़ेगा। अब कैपेसिटर का पहले नेचर समझते हैं। पावर फैक्टर जब हमारा लीडिंग होगा, लीडिंग कब होगा, इट मीन्स करेंट वेव फॉर्म शिफ्ट टू बैकवर्ड। इसमें जो फॉरवर्ड हो रहा था इंडक्टिव में, और इसमें क्या हो जाएगा, बैकवर्ड, मतलब उतना पीछे हो जाएगा। सो डैट फाई एंगल बिटवीन वोल्टेज और करंट शुड बी मिनिमाइज। अब जो भी फाई एंगल जो बना है, जो भी फाई एंगल जो बन रहा था इस बीच में जो फाई एंगल जो बन रहा था ये मिनिमाइज हो जाए, ये मिनिमाइज हो जाए। इसके बीच में जो एंगल जो बन रहा है, इसके बीच में जो एंगल जो बन रहा है ये कम से कम हो। तो ये जितना आगे हुआ है उतना यदि पीछे हो जाएगा तो ये मिनिमाइज हो जाएगा ये। तो सपोज जैसे हमारा लोड है, ये एसी सोर्स है, यहाँ पे करंट है, चूँकि ये इसकी वजह से जो वेवफॉर्म जो शिफ्ट हो गया, अब ये लगाने से हमारा उतना शिफ्ट यदि पीछे हो जाए तो वापस से ये टाइम लाइन पर आ जाएगा। सपोज ये कैपेसिटर का नेचर क्या है कि ये अपना कैपेसिटिव नेचर है, ये वेव फॉर्म, करंट के वेव फॉर्म उतना ये शिफ्ट कर दिया पीछे, जिसको बोलते हैं अपना लीडिंग पावर फैक्टर। जैसे यहाँ पे देखते हैं ये करंट का हो गया, ये वोल्टेज का फेजर डायग्राम, ये बीच का एंगल हो गया फाई। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ये नीचे जा रहा था उतना ये ऊपर लेके आ गया। तो उस कंडीशन में हमारा ये टाइमलाइन है, ये यहाँ पे देखिएगा इसका जो करंट वेवफॉर्म है ये थोड़ा पहले ही चालू हो गया। अब वोल्टेज जो है यहाँ से चालू हुआ और टाइम लाइन को यहाँ पे कट किया। अब यहाँ से चालू होना चाहिए तो यहाँ के, अब बीच का जो फाई एंगल जो हो गया, तो जिस कारण ये पावर फैक्टर जो है ना अब तो बिफोर हो गया। तो उसी वेवफॉर्म को, करंट के वेवफॉर्म में पहले लाने के लिए फाई एंगल से शिफ्ट हो गया पीछे, ये टाइम लाइन है। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन करंट वेवफॉर्म इज कटिंग टू टाइमलाइन बिफोर वोल्टेज साइनसोडियल वेव, देन इट इज कॉल्ड लीडिंग पावर फैक्टर। मतलब जब हमारे वेव फॉर्म जो है पहले ही कट करने लगे, मतलब जहाँ पे वोल्टेज 0 से चालू होता है वहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू हो करंट वेव फॉर्म का, तो देन इसको क्या बोलते हैं, लीड कर रहा है यहाँ पे, तो लीडिंग पावर फैक्टर। अब इसको हम और समझते हैं, जैसे रेसिस्टिव मतलब हो गया कि वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल कितना हो, 0 है, क्योंकि cos 0 बराबर होता है 1। इसके बाद इंडक्टिव नेचर मतलब हो गया वोल्टेज और करंट। इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं, एक समरी करके समझ लेते हैं। इसका जो इंडक्टिव लोड है, वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ ना कुछ एंगल है, 45 है, 60 है, कुछ ना कुछ एंगल है, जितना एंगल शिफ्ट हुआ है। इसका मतलब हो गया कि इसका मान कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो 1 से लेकिन कम में होगा। 1 से जब कम होगा तो इसका पावर फैक्टर जो है ना लॉसेस बढ़ जाएगा।
एक तीसरा नेचर होगा कैपेसिटिव। कैपेसिटिव में क्या होगा, वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होगा या तो 45 डिग्री या जो कुछ भी होगा वो पहले, इसका वेव फॉर्म उन्होंने आगे शिफ्ट कर दिया, कैपेसिटर लगाने से पीछे हो गया। करंट निकालने के लिए पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू कॉस, ये जितना कम होगा उतना करंट अच्छा होगा और पावर फैक्टर उतना इम्प्रूव होगा। ये उसको हम ऐसे भी लगता है, करंट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर फैक्टर का। पावर फैक्टर जितना कम होगा, वोल्टेज फ्लक्चुएशंस उतने कम होंगे, करंट उतना सही लेगा। इसलिए कैपेसिटर जो है ना, कैपेसिटर को हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है ताकि हम जो है सो उसके वेव फॉर्म को आगे शिफ्ट कर सकें। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।